हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। अ कैपेसिटर C इज फर्स्ट चार्ज्ड फुली विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V नॉट एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। द चार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L। In t second 25% of initial energy in the capacitor is transferred to the inductor. The value of t is second। अच्छा क्वेश्चन है, मिलकर करते हैं। एक कैपेसिटर को हमने पहले किसी बैटरी के द्वारा चार्ज कर लिया है। मान लो इस पर इनिशियल जो चार्ज है मैक्सिमम फुली चार्ज हुआ है, तो मैक्सिमम चार्ज है Q नॉट और इस पे है माइनस के Q नॉट, और Q नॉट की वैल्यू होगी CV नॉट, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V नॉट है। ठीक है, अब इस कैपेसिटर को, चार्ज कैपेसिटर को बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है और चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया है एक इंडक्टर से। तो ये एक हमने इंडक्टर लगाया, एक की लगा ली ऐसे। तो ये जैसे की क्लोज करी तो t बराबर 0 पे सिचुएशन है, अभी इसमें कोई करंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये आफ्टर t सेकेंड बार अगर देखेंगे इसको, तो कैपेसिटर से चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, और जब चार्ज ऐसे फ्लो करेगा तो इंडक्टर में कुछ करंट फ्लो करने लगेगी। मान लो इस पे जब चार्ज हो गया है Q और इस पे हो गया है माइनस के Q। ये t सेकंड पर कहानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन t सेकंड 25% ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो इस कैपेसिटर की जब ये फुली चार्ज था तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ Q नॉट का स्क्वायर अपॉन C। अब जब t सेकंड की बात करें तो 25% ऑफ इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर इज ट्रांसफर टू द इंडक्टर। तो कैपेसिटर पर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और इंडक्टर में जैसे करंट फ्लो करेगी तो उसमें आ जाएगी मैग्नेटिक एनर्जी। तो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है किसमें, मैग्नेटिक एनर्जी में। तो इस वाली कंडीशन में हम कहें कि जो एनर्जी है, अगर इस कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी बची, तो 25% अगर इसने इंडक्टर को ट्रांसफर कर दी तो 75% एनर्जी कैपेसिटर पर रही। तो 75% ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो U बराबर कितना, ये हो गया 3/4, और ये दे रखा है हमें कितना, हाफ Q नॉट का स्क्वायर अपॉन C, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी हाफ चार्ज है इस समय Q और कैपेसिटेंस तो C है, ये Q स्क्वायर अपॉन C। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 Q नॉट का स्क्वायर अपॉन C। तो देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, यहां से Q निकालेंगे तो √3/2 Q नॉट ये आया। अब इसमें इस Q में और Q नॉट में क्या रिलेशन होता है, तो Q बराबर होता है Q नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ये कैसे आया, उसके लिए थोड़ा सा मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये रिजल्ट कैसे आया। अगर आपको समझ में नहीं आया थोड़ी लास्ट में बताऊंगा, पहले सॉल्व करते हैं। Q की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। अगर Q की वैल्यू पुट करें तो √3/2 Q नॉट इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। ये से तो कैंसिल हो गया, ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, दैट मीन्स कॉस π/6 की वैल्यू, और ये कॉस ओमेगा टी, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ ये LC ऑसिलेटर है, तो LC ऑसिलेटर की जो ओमेगा होती है वो 1/√LC, ये हमें पता होना चाहिए। और तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें 1/√LC मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो टाइम की वैल्यू देखेंगे तो π√LC डिवाइड बाई 6, ये आंसर होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर हो गया बी चॉइस इज करेक्ट। अब बात आती है ये कैसे रिजल्ट आया, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, जरा ध्यान दें। देखो, जानते हो कि इसमें कोई रजिस्टर तो है नहीं पूरे सर्किट में, तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी और इसमें मैग्नेटिक एनर्जी, और जब ये डिस्चार्ज हो रहा तो इसमें करंट बढ़ेगा, तो एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो कोई हीट लॉस की वजह से एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो इस वाली कंडीशन में हम कहें तो इसमें लिख सकते हैं कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लिखें तो Q स्क्वायर अपॉन C, और मैग्नेटिक एनर्जी लिखें तो हाफ LI स्क्वायर। इन दोनों का सम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, अगर इसको हम डिफरेंशिएशन कर दें पूरे का, तो इसका डिफरेंशिएशन करो 1/2 Q का करें तो 2Q dQ/dt ये C, प्लस 1/2L, इस I स्क्वायर करें तो 2I DI/dt, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया। अच्छा, ये dQ/dt क्या है, करंट है,
तो Q अपॉन C, और इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम करंट, है ना, प्लस एल आई डी आई ओवर डी टी, ये डी आई ओवर डी टी हो गया, बराबर 0। अब देखो इसमें से I कॉमन लेके 0 में ट्रांसफर करते हैं, और L का पूरे में डिवाइड करेंगे तो Q बाई एल सी प्लस डी आई ओवर डी टी बराबर 0। हमने L का डिवाइड कर दिया पूरे में। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ सर, जरा देखें। अब बताओ I बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। अगर हम I की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी पुट कर दें तो ये रिजल्ट को क्या ऐसे ले सकते हैं, क्यू एल सी प्लस डी स्क्वेयर क्यू ओवर डी टी स्क्वेयर बराबर 0। अब इस इक्वेशन को देखो, क्या आपने इक्वेशन कहीं देखी होती है ऐसी, 1 अपॉन एल सी क्यू बराबर 0, ऐसी कोई इक्वेशन आपने पढ़ी है पहले? हाँ, एसएचएम में पढ़ते थे हम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स बराबर 0। चेक करिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस x की जगह पर यहाँ पे q है। तो ओमेगा की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखोगे ओमेगा स्क्वायर की, तो 1 अपॉन एल सी है, तभी तो लिखा था ओमेगा बराबर रूट एल सी। दूसरी बात, इसकी अनंत सोल्यूशन होते थे, x की जो जनरल इक्वेशन लिखते थे हम, x की जनरल इक्वेशन क्या लिखते थे, एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें फाइव इनिशियल एंगल हुआ करता था। तो बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर हमें इसकी जो इक्वेशन लिखनी चाहिए, q बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इसकी जनरल इक्वेशन हो गई। लेकिन एक बात बताओ, फाइव क्या है, ये इनिशियल फेज कांस्टेंट था, इनिशियल फेज कांस्टेंट, दैट मीन्स t बराबर 0 पे था। तो एट t बराबर 0 की बात करें, दैट t बराबर 0, तो चार्ज कितना है, तो t बराबर 0 पर q बराबर क्यू नॉट है। तो हम फाइव की वैल्यू निकाल लें कि फाइव कितना है इस वाली कंडीशन में। तो इनिशियल फेज एंगल निकाले तो t बराबर 0 पर चार्ज की वैल्यू तो क्यू नॉट है ना, तो वैल्यू पुट कर दो, तो क्यू नॉट बराबर क्यू नॉट साइन, t बराबर जब 0 रखोगे यहाँ तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये साइन 5 बचेगा, और इससे ये कट गया, ये 1 हो गया, तो साइन 5, और ये वैल्यू है साइन पाई बाई 2 डिग्री की, पाई बाई 2 की, रेडियन की, साइन 5, तो 5 बराबर आया पाई बाई 2। इसलिए अगर ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो Q की वैल्यू आएगी क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब ये इसको क्या लिख सकते हो आप, Q कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ऐसे लिख सकते हो, इसीलिए मैंने ये इक्वेशन यूज करी, है ना। तो ये इक्वेशन बनती है आपकी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप ये आ सकता है। एन इंडक्टर स्टोर 16 जूल ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी एंड डिसिपेट्स 32 watt of thermal energy due to its resistance. When an AC current of 2 ampere RMS value है, then frequency 50 hertz flow through it. The ratio of inductive reactance to resistance H. देखो, एक हमारे पास ये इंडक्टर है और इसी इंडक्टर का एक रेजिस्टेंस भी है, वो मैंने यहाँ बना लिया है, ये XL ओम है और ये R ओम है, और इसे एक AC सोर्स से कनेक्ट किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें रखी है 50 हर्ट्ज, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है RMS, ये रखी है हमें 2 एम्पियर। इस इंडक्टर में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है ये होती है हाफ एल आई RMS का स्क्वायर, ये हमें दे रखी है 16 जूल, तो यहाँ 16 जूल पुट कर दो, हाफ एल और करंट दे रखी है 2 एम्पियर, उसका स्क्वायर हो रहा है तो ये 4, 2 से कट गया 2 और 2 से कट गया ये 8, तो एल आ गया 8 हेनरी। इस सेल्फ इंडक्टेंस हो गया इस कॉइल का, ठीक है। अच्छा, और क्या जानकारी दे रखी है हमें, इसमें जो पावर कंजम्पशन हो रहा है P एवरेज, ये हमें रखा है 32 वाट। अब P एवरेज होता है IRMS मल्टीप्लाइड बाई VRMS कॉस पाई, कॉस पाई पावर फैक्टर, लेकिन IRMS की जो वैल्यू होती है वो होती है VRMS अपॉन Z। अगर यहाँ से अगर हम VRMS की वैल्यू लिखें तो लिख सकते हैं IRMS मल्टीप्लाइड बाई Z, तो यहाँ VRMS की वैल्यू पुट कर देंगे तो IRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Z, और जो पावर फैक्टर है कॉस फाई, इसकी वैल्यू R बाई Z होती है, तो Z से Z कैंसिल हो गया, तो P एवरेज आ गया IRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R। तो पावर क्योंकि कंज्यूम होती है वो रेजिस्टेंस की वजह से होती है, तो पावर कंजम्पशन कितना रखा है 32, तो 32 और IRMS रखा है 2, उसका स्क्वायर तो 4, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकल आएगा आपका 8 ओम। अब हमें जो रेशियो निकालना है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, हमें चाहिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होता है XL, उसकी वैल्यू होती है L ओमेगा,
और ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ। तो एल तो दे रखा है 8 हेनरी, 2 पाई की वैल्यू 3.14, क्वेश्चन में भी गिवन है 3.14 लिखो, और एफ है 50। देखो इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8314 हो जाएगा, इतने ओम। और हमसे जो पूछा है उसने एक्सएल बटे आर पूछा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशो पूछा है। तो ये है आपका 8314 और ये है 8 से 8 कट गया तो ये आया 314, ये इसका आंसर हो गया। इसीलिए यहाँ पे आएगा 314, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज गिवन एज, दे रखिए द आरएमएस करंट फॉर पीरियड, क्वेश्चन दे रखा है। देखो आईआरएमएस का जो हम फॉर्मूला जानते हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो पहले उल्टा शुरू करते हैं, करंट और इंस्टेंटेनियस करंट का स्क्वायर करिए, स्क्वायर कर लिया, फिर उसकी मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू ले लीजिए, फिर उसका रूट ले लीजिए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है नहीं। अच्छा, अगर हमें करंट की स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है, अब एवरेज वैल्यू निकालते हैं जब भी कोई क्वांटिटी टाइम डिपेंडेंट होती है और उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी होती है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है आई स्क्वायर डी टी। आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी तो आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। कितने टाइम में निकालनी है यहाँ पे बता रखा है, तो 0 से कैपिटल टी और 0 से कैपिटल टी। पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी और लिमिट पुट करेंगे तो 1 कैपिटल टी हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रेशन 0 से टी। आई की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, तो आई नॉट का स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर और ये डी टी। अब देखो ये टर्म तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई टी की पावर 3 इंटीग्रेशन 0 से टी टी स्क्वायर डी टी। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3 और लिमिट हो जाएगी 0 से टी, ठीक है। इंटीग्रेशन डी टी का फॉर्मूला जो होता है टी की पावर एन डी टी का, ये हम सब जानते हैं, टी की पावर n+1 और n+1, n डज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो देखो यहाँ लिमिट पुट कर देंगे, तो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3, इससे कट गया, तो ये आया आई नॉट का स्क्वायर बाई 3। लेकिन ये तो करंट के स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आई है, आई आर एम एस चाहिए, तो यहाँ रखना पड़ेगा रूट आई नॉट का स्क्वायर बाई 3, तो ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट बाई √3। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए सी, चॉइस इज करेक्ट। फॉर द सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड विद 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स एस ऑन द फिगर, द पावर फैक्टर इज α/10, द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखो LCR सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इसको बोलते हैं cos फाई को पूरे को पावर फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है R/Z। तो R तो हमें पता है कि कितना है 60 ओम है, Z निकालने हैं सर्किट का, और इम्पिडेंस होता है सर्किट का रूट R का स्क्वायर x प्लस XC बड़ा है तो इसलिए XC माइनस XL का होल स्क्वायर। बस यहाँ से Z निकालिए, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 प्लस 150 माइनस के 70 करेंगे तो 80 और 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाँ पहले 100 कॉमन ले लो, तो 100 कॉमन ले रखा है, और 64 प्लस 36 कितना हो गया आपका 100, तो ये हो जाएगा 100 ओम, ये Z आ गया। बस यहाँ रख दो, ये 60/100 है, इससे ये कट गया, और cos फाई हमें पावर फैक्टर दे रखा है α/10, तो ये α/10 दे रखा है, तो 10 से ये 10 कट गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 6, इसीलिए आंसर हो गया सी। यूजिंग अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC वोल्टेज सोर्स, द मैक्सिमम करंट मेजर्ड इन द गिवन LCR सर्किट इज 50 मिली एम्पियर फॉर V बराबर 5 sin 100t। The value of air and R are shown in the figure. The capacitance of the capacitor used in microfarad। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन में एक तो पीक करंट दे रखा है, मैक्सिमम करंट दे रखा है, मैक्सिमम करंट पीक करंट दे रखा है 50 मिली एम्पियर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 50 × 10 की पावर -3 एम्पियर। और देखो ये जो इक्वेशन दे रखी है V बराबर 5 sin 100t, इसकी कंपेयरिंग अगर हम इससे करें तो यहाँ से पीक वोल्टेज भी निकल गया हमारा, कितना V0 = 5 वोल्ट। इससे हम सर्किट का इम्पिडेंस निकाल सकते हैं, कैसे IRMS = VRMS अपॉन Z, और इसकी जगह पे ले सकते हैं I0/√2 और V0/√2 और ये Z, तो यहाँ से I0 की वैल्यू आई V0 अपॉन Z, डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको। I0 दे रखा है हमें 50 × 10 की पावर -3 और ये दे रखा है 5 और ये Z, इससे कट गया 10 बार, Z को यहाँ इसको यहाँ लेके आएंगे तो 1/10
10 की पावर -2 हो जाएगा। ये कितना लिख सकते हैं इसको, 10 पावर -2 ऊपर ले जाएंगे तो 100 ओम आ जाएगा। जेड की वैल्यू 100 ओम आ रही है और यहाँ रेजिस्टेंस भी 100 है, तो जेड दैट मीन्स जेड बराबर आर है। तो ये तो रेजोनेंस की कंडीशन है भाई, रेजोनेंस हो गया ना, रेजोनेंस सर्किट हो गया ये रेजोनेंस सर्किट, क्योंकि जेड बराबर होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सोच के बताओ जेड आर के बराबर कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, दैट मीन्स एक्सएल बराबर एक्सी। अगर एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो जेड बराबर आर आ जाएगा। तो यही कंडीशन तो रेजोनेंस की है, बस यहाँ एल ओमेगा लिख दो और यहाँ 1 ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 या सी की वैल्यू पूछिए, एल की वैल्यू रखी कितनी 2 हेनरी, तो एल की वैल्यू 2 हेनरी इंटू ओमेगा देखो ये रहा। अगर आप यहाँ से इसकी कंपेयरिंग करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 100 रेडियन पर सेकेंड। तो इसकी जगह पे 100 और ओमेगा की वैल्यू 100 और सी पूछा है, तो सी इक्वल टू हो गया 1/2, इसको धर लिया और इसको इसके नीचे लेके आएंगे तो 2 × 10 की पावर 4। तो इससे लिख सकते हैं 0.5 10 की पावर -4। और माइक्रो में चाहिए तो 10 की पावर -2 यहाँ और 10 की पावर -2 यहाँ। जब इसको लेके आएंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो 50 आएगा और 10 की पावर -6। तो 50 ये फेराड में आया तो 50 माइक्रोफेराड, सी की वैल्यू आ गई 50 माइक्रोफेराड, इसलिए यहाँ पे हम 50 भर देंगे। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।